Hello friends, welcome to Finance Career. In today's video, I will going to discuss with you syllabus for the post of Finance in NHIDCL. ठीक है, तो आज हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं फॉर द पोस्ट ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स NHIDCL में जो वैकेंसीज है उसके लिए। तो आपको पता होगा कि ये जो PSU है काफ़ी बढ़िया PSU है। पे स्केल का बात किया जाए तो काफ़ी बढ़िया पे स्केल है। तो जो लोग भी एलिजिबल हैं आप लोग ज़रूर इसका फॉर्म फिलअप करें। ये बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है और यहाँ पे सैलरी पे पैकेज काफ़ी बढ़िया है। ठीक है, तो चलिए आज का जो वीडियो है वो सिलेबस मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ कि क्या सिलेबस रहने वाले हैं फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए। और ये बिल्कुल ऑफिशियल सिलेबस है, जैसे आप देख सकते हो NHIDCL ने आप लोग के लिए ये सिलेबस दिया है। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द डिस्कशन सिलेबस फॉर द फाइनेंस सिलेबस। ठीक है, मैं आपको बता दूं ये जो सिलेबस है इन्होंने जो सिलेबस दिया है, आपको मैं बता दूं आपको सबसे पहले कि ये जो सिलेबस है ये क्या है कि इन्होंने आपको काम दे दिया है। ठीक है, काम दे दिया मतलब कि जो आप काम करोगे जब आप NHIDCL में जब आप जाओगे उसके बाद आपको क्या क्या काम करना है वो काम ही आपको यहाँ पे लिख के दे दिया है। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऐसा सारे चीज़ें लिख दिया है जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन एक PSU में काम होता है, तो सारे काम ही लिख दिया है। ठीक है, इसी को आपको सिलेबस लिख के दे दिया है। ठीक है, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, मैं तो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं NHIDCL का कोर्सेज अवेलेबल है फाइनेंस कैरियर डॉट इन वेबसाइट पे। तो आप आज ही फाइनेंस कैरियर डॉट इन वेबसाइट पे विजिट करिए, वहाँ से आप कोर्सेज परचेस करिए और अपना आप तैयारी को बढ़िया से बढ़िया कर सकते हो। दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर दोज कैंडिडेट हु आर मीटिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन NHIDCL। ठीक है, क्योंकि पे पैकेज यहाँ पे काफ़ी बढ़िया रहने वाले, एलिजिबिलिटी भी बहुत सारे लोग यहाँ पे रहने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, वैकेंसीज भी काफ़ी बढ़िया आया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेबस यहाँ पे पहले लिखा है प्रिपरेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू बजट। ठीक है, आपको पता है कि हर किसी को बजट बनाना होता है, हर एक डिपार्टमेंट बस बजट बनता है। ठीक है, हर एक डिपार्टमेंट बस बजट बनता है। नॉर्मली मैं PSU को बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद कुछ रेवेन्यू बजट होता है, कुछ कैपिटल बजट होता है। ठीक है, रेवेन्यू बजट मतलब हुआ कि जो नॉर्मली डे टू डे जो खर्चा हुआ। कैपिटल बजट मतलब कि जो मेजर खर्चा है। ठीक है, मेजर खर्चा डेट मीन्स की जो जिसका जो कि रिटर्न है ऑर्गेनाइजेशन को वो बहुत सालों तक मिलेगा। ठीक है, तो वो जो खर्चा है अच्छा खासा खर्चा होता है, अच्छा खासा अमाउंट में भी खर्चा होता है। ठीक है, रेवेन्यू खर्चा जो डे टू डे खर्चा होता है। कैपिटल जो खर्चा होता है तो वो होता है कि मेजर खर्चा जो कि किसी भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए खर्च किया जाता है, तो उसके लिए बजट बनाया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए प्रिपरेशन किया जाता है, मॉनिटरिंग किया जाता है हर एक डिपार्टमेंट बस, तो इसी को बारे में लिखा है। ठीक है, तो नॉर्मली आपका जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछेगा वो पूछेगा क्या कि रेवेन्यू बजट और रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कि बताओ कैपिटल आपको कुछ एग्जांपल दिया रहेगा कि कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है वो मशीनरी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो क्या वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो इस तरह से आपके एग्जामिनेशन पूछेगा। या फिर ये भी पूछेगा आपसे कि कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई अपने वर्कमैन को वो पेमेंट कर रहा है। ठीक है, सैलरी पेमेंट कर रहा है, तो क्या वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो इस तरह से आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखते हैं बजट अंडर द ERP इन्वायरमेंट। आपको पता है कि अभी जितना भी PSU है सब ERP में ही काम होता है। ठीक है, तो ERP होता क्या है। ठीक है, ERP पहले क्या हुआ था कि पहले क्या होता था PSU या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में कि जितना भी काम होता था वो पेपर पे काम होता था। ठीक है, पर जैसे जैसे कंप्यूटर आया इंडिया में, वैसे वैसे जो भी गवर्नमेंट सेक्टर है PSU सेक्टर है उन्होंने भी अपना थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया और पेपर पे जो काम होता था उसको इन्होंने भी अपना जो कंप्यूटर होता है, डेस्कटॉप होता है, तो जो भी उसमें भी सॉफ्टवेयर ERP ये लोग में काम करना स्टार्ट किया, जिससे क्या होता है कि सारे काम बहुत सारा काम जो होता है वो ऑटोमेटिक हो जाता है और काम इजी हो जाता है। ठीक है, तो फिर इसके बाद फिर और लिखिए, फिर ये हो गया आपका। ठीक है, थ्री नंबर में आते हैं। तो आपको ERP के बारे में जानना है कि ERP अभी कौन कौन सा चल रहा है। ठीक है, जैसे SAP हो गया बहुत ही फेमस है, तो इस तरह से नॉलेज अगर आपका है तो ठीक है।
मैं आपको वीडियो के अंत में ये भी बताऊंगा कि पढ़ना क्या है, ठीक है। ये तो मैं बता देता हूँ, इन्होंने जो लिख के दिया आप लोग के लिए। इसके बाद देखिए कैपिटल एंड रेवेन्यू बजट फिर से लिख दिया है यहाँ पे कि इसको रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग मतलब कि क्या होता है कि देखिए एक आप बजट बनाओगे, जो पहला आप देखे थे, पहला प्रिपरेशन एंड मॉनिटरिंग जो आप किए थे, आप बजट बनाए थे हर एक डिपार्टमेंट वाइज, पर वो जो बजट है किसी को तो रिपोर्ट करोगे, किसी को तो बताओगे। तो इसी के बारे में है ये वाला थर्ड वन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ वन क्या बोलता है, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग इंक्लूडिंग द नॉलेज एंड एप्लीकेशन ऑफ आईआरआर एंड एनपीवी। देखिए ये प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के बारे में बताया हुआ है। अगर आपने कैपिटल बजटिंग पढ़ा होगा तो उसमें कंसेप्ट है आईआरआर और एनपीवी, ठीक है। तो आईआरआर एनपीवी क्या होता है, अगर आप हमारे कोर्सेज खरीदोगे तो उसमें वीडियो से लेक्चर मिल जाएगा, वहाँ से सारे कवरेज आपको हो जाएगा, आईआरआर क्या होता है, एनपीवी क्या होता है। क्योंकि मैं अभी बताऊंगा तो काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोस्टिंग ऑफ द प्रोजेक्ट एंड प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट। देखिए कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसका एक हर हर प्रोजेक्ट को काम करने में कुछ ना कुछ खर्चा तो जरूर आएगा, उसके लिए कॉस्ट शीट मेंटेन किया जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में लिखा है। ट्रेजरी मैनेजमेंट, देखिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक ट्रेजरी मैनेजमेंट होता है, ठीक है, ट्रेजरी डिपार्टमेंट बोल सकते हो उसको। तो ट्रेजरी डिपार्टमेंट होता है, तो वो एक जो मैनेजमेंट जो करते हैं उसी को बोला जाता है ट्रेजरी मैनेजमेंट। उसमें क्या क्या होता है कि कैश एंड लिक्विडिटी मैनेजमेंट थ्रू बोरोइंग, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म बोरोइंग क्या होता है, इस तरह का आपको जानकारी होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट ऑफ सरप्लस फंड, ये सब जो क्या है कि जो काम होता है नॉर्मली पीएसयूस में वो सब चीज़ें लिख दिया है। काम जो है नॉर्मली काम डे टू डे, जो भी लोग पीएसयूस में काम किए होंगे वो लोग समझ रहे होंगे कि ये नॉर्मली वो लोग डे टू डे मतलब बात करते हैं इस तरह से। रिस्क मैनेजमेंट हो गया, एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट हो गया, फंड मैनेजमेंट एंड टीएसए मॉड्यूल ऑफ द, ये सब आरबीआई से। तो ये सब काम लिख दिया है, ठीक है। तो ये सिलेबस नहीं है, इस काम लिख दिया है, ठीक है। अब मैं पूरा दिखा देता हूँ आपको, बाकी इसके बाद पढ़ना क्या वो भी बताऊंगा आपको। फिर आगे देखिए क्या लिखा है। मैनेजमेंट ऑफ बैंक गारंटी, ई बैंक गारंटी, इंश्योरेंस, सीओटी बॉन्ड्स, एफडीआर और अदर सच इंस्ट्रूमेंट, एक्सेप्टेंस एंड कंफर्मेशन ऑफ बीजी, ई बीजी। तो इस तरह से लिखा है, ठीक है। मैं बता दूं, बैंक गारंटी, ये में लिखा है मैनेजमेंट ऑफ बैंक गारंटी। तो आपको पता होगा कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, पीएसयूज होता है, गवर्नमेंट सेक्टर होता है, तो नॉर्मली जो भी सप्लायर होता है, ठीक है, जो मेजर सप्लायर है, ठीक है, जो ज़्यादा दिनों तक वो काम करेगा ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो एक जो सप्लायर होता है वो कुछ उसका जो बिल रहता है ना, तो जब उसका जो पहला जो टेंडर निकलता है तो उसमें सारे टर्म एंड कंडीशंस लिखे हुए रहते हैं कि आपको कम से कम इतना का आपको बैंक गारंटी देना पड़ेगा, ठीक है। तो नॉर्मली ऐसा ही होता है, ठीक है, बैंक गारंटी देना होता है उसको। अब जितना भी परसेंट है उसके टेंडर डॉक्यूमेंट में सारी चीज़ें लिखा रहता है। ऐसे ही ई पी एक होता है ई बैंक गारंटी। नॉर्मली जो सप्लायर होता है वो बैंक गारंटी देता है। और अब देख रहे हो ई बैंक गारंटी क्या होता है। देखिए नॉर्मली अभी जो पीएसयू जो गवर्नमेंट सेक्टर है, क्या है कि इन लोगों को क्या है कि जो पीएसयू है, इन लोगों को ऐसा बोला गया कि आपको जेम के थ्रू ऑर्डर करना है, ठीक है। जेम, जेम समझ रहे हो। तो आपको जेम का फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि जेम क्या है, ठीक है, इस तरह की जानकारी आप रखना, ठीक है। तो ई जो जेम के थ्रू जो भी चीज़ें परचेस होता है ना, तो उसमें ई बैंक गारंटी करके होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें वहाँ से कंसेप्ट आया है, ठीक है। तो वो वही समझ समझ रहा होगा जिसने पीएसयूज में काम किया है या फिर काम कर रहा है, ठीक है। तो वही लोग समझ पाएंगे। और ये सारी चीज़ें काम लिख दिया नॉर्मली डे टू डे भाषा में, ये लोग हम लोग डिस्कस करता है जो भी लोग, तो वही समझ पा रहा होगा। आगे देखिए फाइनेंशियल कंकरेंस ऑफ द प्रपोजल। तो ये सब कंकरेंस मतलब कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट बना फिर उसको कंकरेंस करता है, ठीक है, चेक करता है, ये सब चीज़ें बारे में पूरा चीज़ें लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पूरा काम लिखा हुआ है। वर्क्स एंड स्टेब्लिशमेंट पेमेंट। देखिए वर्क्स एंड स्टेब्लिशमेंट पेमेंट, ये क्या लिखा है, ये प्योर जो काम है वही लिख दिया स्टेब्लिशमेंट पेमेंट। जैसे देखिए आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा आदमी, ठीक है, तो उसको आप पेमेंट करोगे ना, ठीक है। रिलीज ऑफ पेमेंट टू वेंडर, जो भी आपको सप्लायर है तो उसको पेमेंट करोगे ना, बिल पास करके उसको पेमेंट करोगे। पेमेंट अथोराइजेशन, अथोराइजेशन वो कौन करता है, जो सुपीरियर होगा, तो वो पहले बिल चेक करेगा, फिर उसको सब कुछ ठीक रहेगा तो उसको अथोराइज करेगा, तभी जाकर के उसको पेमेंट करेगा। तो पहले अथोराइज करता है तभी जाकर के उसको पेमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद चेक करेगा कि हाँ जो बैलेंस बचा है उसको देने का, और जो बैंक पे दिखा रहा है, ठीक है, वो मिसमैच हो रहा है तो उसको पेमेंट कितना हुआ है, और अकाउंट उसका जो उसको पेमेंट कितना हुआ है, और ईआरपी में कितना दिखा रहा है, तो ये सब चीज़ें चेक करेगा, बैंक अकाउंट से चेक करेगा। ये सब चीज़ें पेमेंट ट्रैकिंग एंड रिकॉर्ड कीपिंग। तो तो क्या होता है कि यहाँ पे बैंकिंग से चेक करता है, ईआरपी से चेक करता है कि अमाउंट जो है सेम है या फिर मिसमैच हो रहा है कहीं पे, इस तरह का। ये प्योर आपको काम लिखा है, ठीक है, जो काम होता है इस्टेब्लिशमेंट में, वर्क्स में। नॉलेज ऑफ द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट,
आपको कंपनी एक्ट के बारे में नॉलेज रखने को बोला है। जैसे कि तो मैं आपको बता दूं, अंत में बताऊंगा कि क्या पढ़ना है, ये सब लिखा है। फिर लिखा है नॉलेज ऑफ प्रोविजन ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियस के बारे में बोला है। आपको जीएफआर एंड डीपीई गाइडलाइंस आपको जानने को बोला है, पीएस का। नॉलेज ऑफ द प्रोविजन ऑफ हैबिटेशन कॉन्सिलेक्शन एक्ट, आपको आपको जो फॉरेस्ट जो डाइवर्जन होता है, जो फॉरेस्ट का लैंड होता है, ठीक है, तो लैंड को अगर आप कुछ भी करते हो, फॉरेस्ट लैंड को अगर आप कुछ भी करते हो, तो जो कंपा फंड है उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। अक्विजिशन ऑफ लैंड, राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी। तो इस तरह से जो एक्ट है इस सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए। प्रिपरेशन एंड ऑडिट ऑफ अकाउंट्स अंडर इंडियस रिकन्सिलेशन, यहाँ पे फिर लिखा है कि रिकॉर्डिंग, ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स इन एसएपी, कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन। यहाँ पे जो लिखा है प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट एंड प्रिपरेशन ऑफ प्रिपरेशन एंड ऑडिट ऑफ अकाउंट्स अंडर इंडियस, इसमें भी क्या होता है कि रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, जितना भी आप ट्रांजेक्शन करोगे एसीबी में उसको रिकॉर्डिंग होगा। फिर उसके बाद डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करता है, ठीक है, जितना भी एसेट होता है उसका। फिर कंटीजेंट लायबिलिटी है, होता है क्या, कौन सा कंटीजेंट लायबिलिटी के अंदर जाएगा, कौन सा कंटीजेंट एसेट के अंदर जाएगा। रिव्यू करेगा जो जनरल लेजर है, जीएल है और ट्रायल बैलेंस है, ठीक है, उसको। फिर प्रिपरेशन करेगा क्वार्टरली या फिर एनुअल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसके बाद एनुअल स्टैंड एलोन और कंसोलिडेटेड बनाएगा, ठीक है, स्टेटमेंट। फिर करेगा ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो पूरा काम लिख दिया है, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट कमेटी, बोर्ड, ये सब के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकाउंट्स रिसीवेबल में जैसे क्या होता है कि बिलिंग टू कस्टमर करोगे, ठीक है, कस्टमर को बिलिंग करोगे, फिर कलेक्शन ऑफ पेमेंट करोगे, फिर मिलाओगे कि जो पेमेंट हुआ है सही हुआ है। एसेट अकाउंटिंग में क्या करोगे कि जो एसेट मास्टर डाटा होता है, एसेट का जो जितना भी एसेट होता है उसका एक डेटा मेंटेन होता है, ठीक है, तो उसको मैनेज करोगे। और फिर जो भी एसेट है उसको जाकर चेक करोगे कि फिजिकली कि वो एसेट है कि नहीं है, ठीक है, तो वो है। प्योर काम लिख दिया है यहाँ पे। कॉस्ट सेंटर एंड प्रॉफिट सेंटर, देखिए जो भी कंपनी होता है, सभी का जितना भी डिपार्टमेंट होता है जो भी कंपनी में, उसको कॉस्ट सेंटर बोला जाता है। और कॉस्ट एलोकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, उसको जो कॉस्ट होता है वो उसको एलोकेट करके डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फिर एमआईएस रिपोर्ट बनाया जाता है। टैक्सेशन का बात किया जाए यहाँ पे, तो टीडीएस वगैरह जो होता है वो आप जितना भी पेमेंट करते हो तो ऑब्वियसली पता है टीडीएस तो काटते ही हो। जिसके ऊपर जो भी कंप्लाइंसेस होता है, जिसके ऊपर कंप्लाइंसेस होता है उसी को टीडीएस काटते हो, ऐसा नहीं कि सबको काटना होता है, जिसको काटने का जरूरत पड़ता है। तो कौन कौन सा सेक्शन होता है वो सब जानकारी आपको होना चाहिए। जैसे 194 आई हो गया, बहुत सारे सेक्शंस होता है, ठीक है, जो कि पेमेंट करते वक्त आप करते होगे। अपॉइंटमेंट ऑफ कंकरेंट इंटरनल ऑडिटर, इंटरनल ऑडिट क्या होता है, ऑडिट कमेटी क्या होता है, तो ये सब चीज़ें C&AG ऑडिट, अकाउंट्स ऑडिट, प्रोप्राइटरी ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट, इतना सारी चीज़ें आपको लिख दिया है, ठीक है। तो ये पूरा काम आपको लिख के दिया। ये जो सिलेबस है प्योर काम है, आपको पढ़ना क्या है मैं ये आपको ये मैं बताता हूँ। देखिए देखिए पहले तो आपको एएस अकाउंट्स को बता दूं, एएस और इंडियस। आपको इसमें इंडियस के बारे में लिखा था, एएस के बारे में नहीं लिखा था। एएस इंडियस का सारा नाम नंबर आपको याद होना चाहिए। आईएफआरएस पता होना चाहिए आपको, ठीक है। इसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए, जितना भी बेसिक कंसेप्ट है अकाउंटिंग का वो आपको पता होना चाहिए कि मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या होता है, कंजर्वेटिज्म क्या होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बारे में जानकारी होनी चाहिए। जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस बेसिक्स कंसेप्चुअली है वो आपको पता होना चाहिए, बेसिक, जो कि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, ठीक है, गोल्डन रूल्स क्या बोलता है, तो ये सब चीज़ें जानकारी आपको होना चाहिए अकाउंटिंग में। मैं बस ओवरव्यू बता रहा हूँ, ठीक है। जब आप कोर्स खरीदोगे तो उसमें सारे मटेरियल आपको मिल जाएगा जो भी आपको तैयारी करना है। कोस्टिंग का बात किया जाए तो कोस्टिंग में बहुत सारे चैप्टर्स है, जैसे कि ये जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जैसे मार्जिनल कोस्टिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मार्जिनल कोस्टिंग हो गया। उसके बाद जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोस्टिंग में, मटेरियल हो गया, लेबर कोस्टिंग हो गया, मार्जिनल हो गया, ठीक है, मार्जिनल कोस्टिंग हो गया, स्टैंडर्ड कोस्टिंग हो गया, बजटिंग हो गया। बजट एक चैप्टर है, ठीक है। तो बजट जब आप पढ़ोगे कोस्टिंग में तो बजट क्या होता है, बजटिंग क्या होता है, बजट कंट्रोल क्या होता है, कितने तरह का बजट होता है, तो हर एक की चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। देखिए अकाउंटिंग पढ़ना है आपको, कोस्टिंग पढ़ना है, इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, ऑडिट। ऑडिट में आपको जितना भी तरह का ऑडिट है, इंटरनल ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, स्टैट ऑडिट, सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कॉस्ट ऑडिट के बारे में पता होना चाहिए। और जितना भी ऑडिट है उसका जिस ऑडिटिंग स्टैंडर्ड जैसे होता है वैसे ही कोस्टिंग में बात बता दूं। जो जो कोस्ट जैसे कोई जो कोस्ट ऑडिट होता है तो कोस्ट ऑडिट में भी
कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। ऐसे ही कोस्ट कोस्ट ऑडिट में एक और क्या होता है, कोस्ट ऑडिट में एक और क्या होता है, कोस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। तो इस चीज भी आपको जानकारी होना चाहिए। जैसे कि आपने जैसे अकाउंट्स में पढ़ा होगा एएस इंड एस, ऐसे ही कोस्टिंग में सीएएस मतलब कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है, एक और होता है कोस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। तो वो भी जानकारी आपको होना चाहिए। नाम नंबर या आपको जानकारी होगा, आप वहाँ से आराम से क्वेश्चन क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। ऑडिट हो गया, आपको कोस्टिंग बता दिया। एफएम में एफएम का बात किया जाए तो जो कैपिटल बस्टिंग है, कैपिटल बस्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख भी सकते हो, ऊपर में लिखा भी था आईआरआर और एनपीवी के बारे में। तो आपको कैपिटल बस्टिंग के बारे में जानकारी होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करना चाहिए, कौन सा प्रोजेक्ट आपके लिए बढ़िया रहेगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो ये सब सारे जो चीज़ें होता है पढ़ने का होता है एफएम में, कैपिटल बस्टिंग में, ठीक है। तो कैपिटल बस्टिंग हो गया, रेशियो एनालिसिस हो गया एफएम का बात किया जाए तो, और कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट ऐसे अकाउंट्स में भी आता है, एफएम में भी आता है। जैसे ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग क्या होता है, ये सब चीज़ आपको जानकारी होना चाहिए। अगर आप कोर्स खरीदते हो फाइनेंस करियर से तो आपको वहाँ पे सारे मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको सारी चीज़ें पढ़ना है, अकाउंट्स, ऑडिट, कॉस्टिंग, एफएम। आपको फिर टैक्स भी पढ़ना है। टैक्स में आपको इनकम टैक्स, जीएसटी दोनों पढ़ना है, ठीक है। इनकम टैक्स, जीएसटी। इनकम टैक्स में भी आपको जो छोटा चैप्टर है पहले उसको कवर अप कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि एडवांस टैक्स हो गया, ठीक है, एडवांस टैक्स, टीडीएस, जो कि नॉर्मली काम भी होता है। टीडीएस वगैरह जितना भी आप पेमेंट करोगे, जितना भी आप बिल पास करोगे पीएसयूस में, तो नॉर्मली आपको देखना पड़ता है कि कौन सा सप्लायर पे टीडीएस काटना है, किसको नहीं काटना है। तो इस तरह का भी जानकारी आपको होना चाहिए। जब तक तभी आपको जानकारी, तभी बिल पास कर पाओगे जब तक आपके पास टीडीएस का नॉलेज होगा, ठीक है। तो इस तरह का नॉलेज आपको होना चाहिए। एडवांस टैक्स हो गया, और क्लबिंग का चैप्टर है, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है पीएसयूस में। और जीएसटी का बात किया जाए तो जीएसटी में, हाँ, इनकम टैक्स में फिर 5 ऑफ इनकम उसके बाद देख लीजिएगा। फिर जीएसटी का बात किया जाए तो जीएसटी में जो बेसिक कंसेप्ट है कि जीएसटी, आई जीएसटी से जीएसटी, ए जीएसटी क्या होता है, ठीक है, कहाँ पे क्या लगता है, ठीक है, आई जीएसटी कहाँ पे लगता है, सी जीएसटी, एस जीएसटी कहाँ पे लगता है। उसके बाद आपको जानकारी ये रखना है जीएसटी में कि कंपोजिट सप्लाई क्या होता है, मिक्स सप्लाई क्या होता है, ठीक है। एक कॉम्पोजिशन स्कीम होता है, वो क्या होता है। जीएसटी टीडीएस भी होता है, ठीक है। तो जीएसटी टीडीएस का क्या रेट है, जीएसटी टीसीएस, ठीक है। तो जीएसटी का टीडीएस का क्या रेट है, और जीएसटी टीडीएस में जो सेक्शन है वो कौन सा सेक्शन है। तो इस तरह से आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर आप कोर्स खरीदोगे तो आपको सारे मटेरियल मिल जाएगा। ये जो सिलेबस है, ये सिलेबस नहीं, इसको काम बोल सकते हो। ये प्योर काम लिख के दे दिया है कि जब आप एनएचआई डीसीएल में जब आप जाओगे तो आपको इसी तरह का काम करना है। तो ये काम लिख के दे दिया है, ठीक है, किसी तरह को काम करना है। बाकी सिलेबस का बात किया जाए तो सिलेबस मैंने आपको बता दिया अंत में, ठीक है। बाकी नॉर्मली क्या होता है पीएसयू में, नॉर्मली एक ही सिलेबस होता है, सब एक ही सिलेबस के हिसाब से ही सभी क्वेश्चन पूछते हैं। तो फाइनेंस करियर का कोर्स खरीद लो, ठीक है। आपको मिल जाएगा एनएचआईडीसीएल का कोर्स, आप वहाँ से कोर्स खरीद लो फाइनेंस करियर से, आपका तैयारी बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप ऑफ फाइनेंस करियर। फ्रॉम देयर यू विल गेट ऑल द अपडेट रिलेटेड टू दिस एग्जामिनेशंस। ओके, सो थैंक यू।